गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए इंटर लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का। बस चैप्टर अंतिम सांसें ही ले रहा है, तो आज की क्लास में बातों को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने राइट शेयर्स तक का रिवीजन कर लिया था। आज एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है बोनस शेयर, सेक्शन 63 बोनस शेयर्स। बोनस शेयर है क्या? बोनस शेयर और कुछ नहीं बेटा, इक्विटी शेयर्स ही है जो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोनस शेयर मींस इक्विटी शेयर्स। बोनस शेयर क्या है बेटा? बोनस शेयर मींस इक्विटी शेयर्स issued free of cost to the equity shareholder of the company। कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो शेयर देते हैं उन्हीं को बोलते हैं बोनस शेयर्स। सोर्स क्या है? अब आप शेयर दे रहे हैं तो भैया पैसे कहां से यूज कीजिएगा? तो सोर्स है बोनस शेयर का बेटा फ्री रिजर्व, सोर्स है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सोर्स है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। याद रखिएगा यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता, यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज आप बोनस शेयर इशू के लिए नहीं करेंगे। तो व्हाट आर दी सोर्स ऑफ बोनस शेयर? बोनस शेयर कहां से जाएगा? तो बोल रहे हैं भैया बोनस शेयर फ्री रिजर्व से दो, नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दो, और नहीं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से दो। फ्री रिजर्व का मतलब क्या? फ्री रिजर्व का मतलब क्या जो फ्री रिजर्व के नाम से आपको दिखे, जनरल रिजर्व के नाम से दिखे, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस देखे, लेकिन पीएनएल का डेबिट बैलेंस मत लीजिएगा, वो लॉस है। तो फ्री रिजर्व मान लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भैया फ्री रिजर्व कैलकुलेट करते समय क्या क्या लेंगे? फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस लेस करेंगे पीएनएल का डेबिट बैलेंस, नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है एसेट का वो यूज नहीं करते हैं हम लोग बोनस शेयर इश्यू करने में। रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता, वहां पे आप जब रिजर्व बोल रहे हैं फ्री रिजर्व तो उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं करेंगे। आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कीजिए, कैपिटल रिडम्पशन यूज कीजिए, जनरल रिजर्व यूज कीजिए, लेकिन फ्री रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होता। क्या फॉर्मेलिटीज आपको रिक्वायर्ड बेटा बोनस शेयर इशू करने के लिए? क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है? तो बोल रहे हैं कि आर्टिकल को ऑथराइज करना होगा, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज। आर्टिकल ऑथराइज करेगा कि बोनस शेयर दे सकते हैं तो ही दे सकते हैं, और अदरवाइज आर्टिकल बदल दीजिए। आर्टिकल बदलने का तरीका आपको पता है सारी जीएम। तो पहला कंडीशन आर्टिकल को ऑथराइज करना होगा, नहीं तो आर्टिकल बदल। आर्टिकल कैसे बदलोगे? बाय पासिंग एसआर इन जीएम। बोनस शेयर मस्ट बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड, लेकिन ये कौन रिकमेंड करेगा कि बोनस शेयर देना है? बोर्ड का रिकमेंडेशन होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में बीआर पास होना चाहिए कि बोनस शेयर इशू होगा। बोनस शेयर विल बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो सबसे पहले बेटा बोर्ड मीटिंग होगी, बीआर पास होगा जिसमें हुआ कि बोनस शेयर इशू होगा, और इसको अप्रूव करेंगे मेंबर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में, तो आप जो है बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। और आर्टिकल को ऑथराइज करना होगा कि बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, और अगर आर्टिकल ऑथराइज नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम क्या है? आर्टिकल बदलिए बाय पासिंग एसआर इन जीएम। The company should not have defaulted in the payment of fixed deposit on debt security and interest on them। मतलब फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे करने में, और जो आपने लोन वगैरह फिक्स लोन लिया है उसका डेट सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर, या तो उनके इंटरेस्ट के पेमेंट में मतलब डिपॉजिट और डिवेंचर के इंटरेस्ट के रीपेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट न किया।
कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन द, और कंपनी ने जो स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट करना है एम्प्लॉइज को, बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी, उसका भी डिफॉल्ट नहीं किया, क्योंकि तुम अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, और जो तुमने डिपॉजिट लिया, जो तुमने डिवेंचर इशू किया, उसका तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। और तुम डिफॉल्ट नहीं करने चाहिए एम्प्लॉइज को, जो भैया स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जो उनका पीएफ है, ग्रेच्युटी है, बोनस है, वो आप पे करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनको नहीं पैसा दे रहे हैं तो आप क्या बोल के नहीं दे रहे कि पैसे हैं नहीं, तो जब नहीं है पैसे तो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर कहां से दे रहे हैं? तो आप बोनस शेयर अगर इश्यू कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करने चाहिए, डिपॉजिट, डिवेंचर, लोन के इंटरेस्ट में पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। बोनस शेयर कैन बी गिवन ओनली ऑन फुल्ली पेड अप शेयर, बोनस शेयर किस पे देंगे? केवल जो फुल्ली पेड अप शेयर हैं उन्हीं पे। बोनस कैन नॉट बी गिवन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बदले बोनस शेयर नहीं इशू होता, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, इन कनेक्शन विद डिविडेंड, मतलब मुझे आपको डिविडेंड देना है, मान लो आपका डिविडेंड कैलकुलेट हो गया आ रहा है कि आपको डिविडेंड का 50,000 रुपया आएगा, तो हम 50,000 के बोनस शेयर आपको नहीं दे सकते। कंपनी मस्ट सेटिस्फाई सच अदर कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब, और जो भी कंडीशन प्रिस्क्राइब होंगे बोनस के लिए वो आपको सेटिस्फाई करना होगा। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, फ्री रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, क्रेडिट बैलेंस पीएनएल का दिया है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। प्रपोज है कि बोनस शेयर 1:1 इशू कीजिए, 1:1। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था बेटा आईसीआई ने, बोनस शेयर न पूछ के उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अब बच्चों को लगा कि भैया ये कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्या पूछ रहे हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा बोनस शेयर्स को ही कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बोलते हैं। अगर आपको अकाउंट की एंट्री याद हो तो एंट्री आप करते हैं बोनस शेयर में रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी बोलते हैं। रिजर्व को कैपिटलाइज किया ना बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को उतने से घटा दिए जितना इक्विटी शेयर इशू किए, इसलिए आपने कहा कि इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। एंट्री क्या होती है? रिजर्व सरप्लस को आप घटाते हैं उतने से जितना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भैया पैसा निकाल रहे हैं रिजर्व से, उनसे पैसा लेके उनको नहीं दे रहे हैं, हम तो रिजर्व अपना घटा रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं। तो बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी बोलते हैं। जर्नल एंट्री होती है इसकी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसके बाद अभी हम लोग बाईबैक में आते हैं बेटा, और बाईबैक के सेक्शंस वगैरह को एक साथ निपटाते हैं। बाईबैक निपट जाएगा, फिर डिवेंचर बचेगा, उसके बाद छोटे सेक्शंस हैं वो निपटाएंगे हम लोग। बोनस शेयर्स को ही ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, एंट्री होगी रिजर्व सरप्लस डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। आगे बढ़िए, बाईबैक, आगे बढ़ते हैं बेटा बाईबैक की ओर। नेक्स्ट सेक्शन में आइए बेटा, सेक्शन 68 जिसका नाम है बाईबैक। बाईबैक का मतलब क्या होता है? बाई बैक, अभी हमने शेयर इशू किया था, शेयर बेचे थे, अब हम शेयर खरीदेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, भाई मेरा शेयर मुझे वापस करो, रीपरचेज कर लेंगे। आइए बाईबैक, बाईबैक मींस कंपनी बाइंग इट्स ओन सिक्योरिटी, कंपनी अपनी खुद की सिक्योरिटी ही खरीद रही है।
इसका मतलब रीपरचेज कर रही है सिक्योरिटी कंपनी शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर को शेयर इशू किया था, पैसे लिए थे, अब उल्टा कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि भैया मेरा सिक्योरिटी वापस करो, लो अपने पैसे। बाईबैक रीजन क्या है? बाईबैक के रीजन, पहला रीजन है हम आइडल कैश पड़ा हुआ है उसको यूज करके और ईपीएस को इंप्रूव करना चाहते हैं। पहला रीजन है टू यूज आइडल कैश टू इंप्रूव ईपीएस। एग्जाम्पल इसमें एक दिया हुआ है बेटा कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास 100 रुपए वाली, यानी 100 लाख के इक्विटी शेयर्स है। हाउएवर इसमें से जो 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनका प्रोसीड, हम पैसे तो आ गए लेकिन पैसे बैंक में ही रह गए, वो आइडल रहे हैं। मान लो हम ये 20,000 शेयर इशू नहीं करते तब भी तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उतना होता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो घट जाता, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स घट जाता तो ईपीएस बढ़ जाता। मैडम फिर से बोलो, देखो 1 लाख इक्विटी शेयर्स बेटा आपके पास 100 रुपए वाले, तो कितने के का इक्विटी शेयर कैपिटल है? 100 लाख का। इसमें 20,000 इक्विटी शेयर से जो पैसे ना 20 लाख रुपए बेटा वो पड़ा रह गया, उसका कंपनी ने कोई यूज नहीं किया, वैसे ही बैंक में पैसे पड़े रह गए। मान लो हम वो शेयर इशू ना करते तो जितना प्रॉफिट हमें हुआ है आज, कल भी उतना ही हुआ होता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो 100 लाख इक्विटी शेयर है उसकी जगह सिर्फ 80,000 इक्विटी शेयर ही तो होते। मतलब 1 लाख जो इक्विटी शेयर है उसकी जगह 20,000 अगर कम इशू किए होते तो 80,000 ही तो होते। तो अगर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते तो ईपीएस आता, तो अभी जितना ईपीएस उससे तो ज्यादा ईपीएस होता। तो हम क्या चाहते हैं? आइडल कैश को यूज करना चाहते हैं, ईपीएस बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम बाईबैक करते हैं। देखो अब कंपनी जो है बेटा ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करके प्रॉफिट कमाती है 200 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करके प्रॉफिट कितना कमाती है? 200 लाख। ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, 200 लाख। तो ईपीएस निकालो, ईपीएस कैसे निकलेगा? 200 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ईपीएस कैसे निकलेगा? 200 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी 200 ईपीएस है। जब हम बाईबैक करेंगे 20,000 शेयर तो उस समय ईपीएस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर्स घट जाएगा 20,000 से, तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 0.8, तो ईपी हो जाएगा 250। तो ईपीएस इंप्रूव होता कि नहीं बेटा अगर कम शेयर इशू करते? तो वही हम क्या कर रहे हैं कि हमने चूंकि ज्यादा शेयर इशू कर दिए 1 लाख, तो हम 20,000 शेयर को बाईबैक कर रहे हैं, 20,000 शेयर बाईबैक कर रहे हैं। कंपनी अपने ही सिक्योरिटी जो है शेयर होल्डर से खरीद रही है। तो पहला रीजन है बाईबैक करने का कि हम आइडल कैश को यूज करते हैं, हम ईपीएस इंप्रूव, तो यूज आइडल कैश को इंप्रूव ईपीएस, ईपीएस को इंप्रूव करने के लिए। एग्जांपल से समझा आपने। दूसरा टू कॉन्सेंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल। कंट्रोल अभी बटा हुआ है, उतने लोगों के पास शेयर है, उसमें से अगर हम उतना शेयर वापस ले लेते हैं तो अपना जो कंट्रोल था उसको कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो टू कॉन्सेंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल। तीसरा टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। अगर प्राइस गिर रहा है शेयर्स का तो उस समय अगर हम लेते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना उनका, जैसे हम खुद ही अपने शेयर्स का दाम ज्यादा बढ़ा के ले लेंगे कि अभी मान लो मेरा शेयर जो है आपने खरीदा था 2,000 में, प्राइस 1,500 हो गया, आपको लग रहा है कि भाई शेयर प्राइस गिर रहा है, मैंने कहा चलो 2,500 में मुझे बेच दो अपने शेयर, बाय बाय, तो मेरे शेयर का वास्तव में दाम है 2,500, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का कि भाई 1,500 मेरे पास अभी है और ये तो 2,500 में लेने। आपको पता है टीसीएस बहुत एग्रेसिवली बाईबैक करती है इंडिया में। जब टीसीएस के प्राइस गिरने लगते हैं बेटा, मान लो टीसीएस का प्राइस 3500 हो गया तो 4200 में ले लेता है अपना ही शेयर होल्डर से। तो इस तरीके से शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा वास्तव में शेयर का तो इतना प्राइस है। तो ये गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। चौथा रीजन है टू इंक्रीज प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी टू रिड्यूस द चांस ऑफ टेक ओवर।
क्योंकि अगर मान लो अभी तक मैंने शेयर इशू कर दिए, लोगों के पास चला गया, जनरल पब्लिक के पास चला गया, कंट्रोल भी तो लोगों के पास चला गया। तो अगर हम अपने फिर से शेयर बाईबैक कर लेंगे तो प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग आएगी, तो हमारी कंपनी को कोई टेक ओवर नहीं कर पाएगा। इसको थोड़ा समझिए, आप समझ पा रहे हैं क्या? प्रोमोटर के पास बेटा, कंपनी के प्रोमोटर के पास 40,000 शेयर्स हैं और पब्लिक के पास 60,000 शेयर है। कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर है, जिसमें प्रोमोटर के पास 40,000 और पब्लिक का 60 के पास 60,000 है। तो अगर हम परसेंटेज होल्डिंग निकालें प्रोमोटर का, तो परसेंटेज होल्डिंग क्या हो जाएगा? प्रोमोटर का 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, 1,40% प्रोमोटर के पास है शेयर। मान लो बेटा हमने 25,000 शेयर बाईबैक कर लिया, तो 25,000 शेयर कहां से बाईबैक किया होगा? पब्लिक से। तो अब पब्लिक के पास कितना शेयर बचा? हम अगर 25,000 वापस कर लें तो 35,000, और इनके पास कितना शेयर हो जाएगा? 40,000 है उनके पास। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 75,000। तो परसेंटेज होल्डिंग निकालिए, 40,000 डिवाइडेड बाय 75,000, 53.33%। तो परसेंटेज शेयर होल्डिंग प्रोमोटर का बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा? आप एग्जांपल को एक बार फिर से खुद से समझिए। तो प्रोमोटर के पास बाईबैक से पहले 40,000 शेयर है, पब्लिक के पास 60,000, टोटल 1 लाख शेयर है। परसेंटेज होल्डिंग अगर हम निकालें बेटा, प्रोमोटर के पास कितना है? तो 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 40% बिफोर बाईबैक परसेंटेज होल्डिंग है प्रोमोटर की। बाईबैक में बेटा हमने 25,000 शेयर बाईबैक किया, तो बाईबैक किससे किया होगा? आपने पब्लिक से। तो प्रोमोटर के पास तो 40,000 शेयर है और पब्लिक के पास अब 60,000 माइनस 25,000, 35,000 टोटल शेयर है। तो टोटल शेयर है 75,000। तो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग निकालो, 40,000 डिवाइडेड बाई 75,000, 53.33%। तो 40% से बढ़ के प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 53.33% हो गई। तो प्रोमोटर का इंप्रूव हुआ कि नहीं, और उनके हाथ में कंट्रोल वापस आया कि नहीं ज्यादा? आगे बढ़िए। मोड ऑफ बाईबैक, कैसे कैसे बाईबैक करेंगे? पहला ओपन मार्केट से, दूसरा ओपन ऑफर करके, तीसरा ऑड लॉट शेयर होल्डर जो है, जैसे मान लो 3, 5, 7, तो उनको बोलेंगे कि भाई इवेंट में रखेंगे, एक एक शेयर आपसे ऐसे ले लेंगे। तो ऑड लॉट शेयर होल्डर से बाईपासिंग SRNGM या इम्प्लॉइज, ये सब ओपन मार्केट से, ओपन ऑफर करके,
ऑड लॉट शेयर होल्डर से, बाईपासिंग एसआर, या एम्प्लॉय से। जो लिस्टेड कंपनियां हैं बेटा, लिस्टेड कंपनियां वो सब तरीके से ऑफर करेंगी, लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है वो केवल 2, 3, 4 ही कर सकती है, ओपन मार्केट में कहां से जाएगी। प्री बाईबैक फॉर्मेलिटीज अंडर सेक्शन, बाईबैक से पहले प्री बाईबैक फॉर्मेलिटीज अंडर सेक्शन 68। बाईबैक से पहले बेटा क्या क्या फॉर्मेलिटीज निभानी चाहिए। रीड विथ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल। प्री बाईबैक फॉर्मेलिटीज क्या है। पहला, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज बाईबैक, अदरवाइज फर्स्ट अमेंड दी आर्टिकल। पहला तो बार बार यही है कि भाई आर्टिकल को ऑथराइज करना होगा बाईबैक, नहीं तो आर्टिकल बदलो, बाईपासिंग ऐसा नहीं। दूसरा, पास स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट फॉर बाईबैक। If buyback is only up to 10% of paid-up share capital free reserve, then pass board resolution at board meeting. एसआर पास करना होगा बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट, लेकिन बाईबैक से 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व है तो बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करके अप्रूवल लीजिए। मैक्सिमम बाईबैक अनाउंस्ड, मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकते हैं, 25% of paid up share capital free reserve. For buyback of equity shares, the above paid up share will be paid up equity. Paid up equity share है तो maximum buyback 25% of paid up share capital free reserve. As per SEBI guideline, listed company in case of buyback from open market, अगर listed company open market से buyback कर रही है तो 15% ही maximum buyback कर सकती है। टोटल बाईबैक 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व है, लेकिन सेबी क्या बोल रहा है कि अगर लिस्टेड कंपनी बाईबैक कर रही है ओपन मार्केट से, ओपन मार्केट से मैक्सिमम 15% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस पेड अप शेयर कैपिटल बाईबैक होगा। रेशियो जो है सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो है नहीं एक्सीड होना चाहिए 2:1, कैन नॉट एक्सीड 2:1। However, for government companies which are engaged in NBFC housing finance activities, गवर्नमेंट कंपनी जो इंगेज है एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस में, उनका ये जो रेशियो है सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय पेड अप सब कैपिटल फ्री रिजर्व वो 6:1 हो सकता है इंस्टेड ऑफ 2:2। ये रेशियो जो है सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय पेड अप सब कैपिटल फ्री रिजर्व 2:1 होना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस में लगी है तो ये रेशियो 6:1 हो सकता है इंस्टेड ऑफ 2:1। बाईबैक कैन बी डन ओनली ऑन फुल्ली पेड अप शेयर्स। डिक्लेयर कीजिए सॉल्वेंसी टू आरओसी बाय सबमिटिंग फॉर्म SH9 साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जिसमें एक एमडी होगा। बाईबैक जो है वो केवल फुल्ली पेड अप शेयर से कीजिए और आप एक डिक्लेयर कीजिएगा सॉल्वेंसी। आरओसी को ये बताना है कि देखो बाईबैक कर रहे हैं लेकिन हम सॉल्वेंट है, ऐसा नहीं है कि हम अपने शेयर जो है वो हम इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सॉल्वेंट हैं, बस हम अपना जो है कंट्रोल थोड़ा अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, हम ईपीएस इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए भैया हम बाईबैक कर रहे हैं। तो buyback can be done only on fully paid up share. Declare solvency to ROC by submitting form SH9 signed by 2 डायरेक्टर। SH9 को कौन सॉल्वेंसी स्टेटमेंट को साइन करेगा, 2 डायरेक्टर जिसमें एक एमडी होना चाहिए। कंपनी shall provide notice to member which shall comply from whom, नोटिस आपको भेजवाना है, from whom share will be bought, किससे खरीदा जाएगा, रीजन ऑफ बाईबैक बताइए, नंबर ऑफ शेयर टू बी बाईबैक बताइए, अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन बाईबैक बताइए, स्टार्टिंग डेट बाईबैक का बताइए, एंडिंग डेट बाईबैक का बताइए। तो देखिए तो नोटिस में आप क्या क्या चीजें बताते हैं, 1 मिनट का टाइम लीजिए, याद कीजिए नोटिस का कंटेंट क्या क्या नोटिस में आप बताते हैं।
किससे बाउट बैक होगा, क्यों भाई बाउट होगा, कितने शेयर्स बाउट बैक होंगे, अमाउंट कितना खर्च होगा, बाईबैक का स्टार्टिंग किस दिन से बाईबैक स्टार्ट होगा, किस दिन बाईबैक खत्म होगा, इतनी बातें आपको बतानी है, इतनी बातें आपको बतानी है। क्या क्या नोटिस में भिजवाइएगा। ठीक है बेटा, बता दिया आपने, किससे किससे बाउटबैक कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, कितने शेयर कीजिएगा, अमाउंट कितना स्टार्ट हो रहा है, बाईबैक स्टार्टिंग डेट। अब कुछ पोस्ट बाईबैक फॉर्मेलिटी भी निभानी होगी क्या। मेंटेन कीजिए रजिस्टर ऑफ बाईबैक इन फॉर्म SH10 रजिस्टर्ड ऑफिस में विथ 6 कंटेंट के साथ। सबमिट कीजिए रिटर्न ऑफ बाईबैक ROC को SH11 में, जिसके साथ SH15 भी लगाइएगा, which certifies the correctness of SH11, that is compliance, and signed by at least 2 director, one of whom shall be MD। तो सबसे पहले रजिस्टर मेंटेन कीजिए SH10 में, रिटर्न सबमिट कीजिए SH11 में, उसके साथ अटैच होगा SH15 जो कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट है कि सब कुछ सही है, और वो जो कौन साइन करेगा इन पे, 2 डायरेक्टर, इसमें एक MD होगा।
कैंसल द शेयर बाउट बैक विद इन 7 डेज। जिस दिन बाई बैक किए वहां से 7 दिन के अंदर उन शेयर को क्या कर दीजिए, कैंसिल। कैंसिल द शेयर्स बाउट बैक, कैंसिल द शेयर्स बाउट बैक विद इन, कैंसिल कैंसिल द शेयर बाउट बैक विद इन 7 डेज ऑफ बाईबैक। जिस दिन बाईबैक हुआ 7 दिन के अंदर उनको कैंसिल करना है। ऑब्जर्व कीजिए कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ कैन नॉट मेक। अब आपने बाईबैक अभी किया है, 6 महीने तक कोई फ्रेश इशू नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने बोला है कि बाईबैक करते समय कि बहुत पैसे हैं इसलिए बाईबैक कर रहे हैं, और फिर बोल रहे कि फ्रेश इशू ला रहे पैसे नहीं है, तो ये तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो कूलिंग पीरियड है 6 मंथ, जब बाईबैक किए उसके 6 मंथ तक फ्रेश इशू नहीं होगा। ऑब्जर्व कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ, कंपनी कैन नॉट मेक फ्रेश इशू ऑफ शेयर। फ्रेश इशू नहीं करना है, आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी कर सकते हैं, इम्प्लॉइज को सॉप दे सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं शेयर वारंट का। राइट इशू नहीं, क्योंकि राइट इशू क्या होता है, फ्रेश इशू, हम सब्सिक्वेंट इशू लेके आते हैं तो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एम्प्लॉय को देते हैं, तो वो फ्रेश इशू होता है, राइट नहीं। राइट क्या है, राइट तो फ्रेश इशू है, बस फर्दर हम इक्विटी शेयर लेके आ रहे थे तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एम्प्लॉय को बस शेयर दिया। राइट इशू तो फ्रेश इशू है। तो कूलिंग पीरियड है 6 मंथ का। जब कंपनी ने बाईबैक किया, जब कंपनी ने बाईबैक किया वहां से 6 मंथ के अंदर फ्रेश इशू लेके नहीं आ सकती है। ये कर सकते हैं, इनको फ्रेश इशू नहीं बोलते हैं। बोनस इशू करना, स्वेट इक्विटी देना, शॉप देना एम्प्लॉइज को, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्ट करना, शेयर वारंट, ये सब हो सकता। राइट इशू नहीं, राइट इशू नहीं, राइट इशू इज द फ्रेश इशू। Complete all the formalities of buyback within 1 year from date of resolution pass। जिस दिन resolution पास हुआ वहां से 1 साल के अंदर बाईबैक के सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो जाने चाहिए। नो बाईबैक इन नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम बाईबैक। जब आपने बाईबैक किया उसके 1 साल तक कभी कोई बाईबैक नहीं होगा। सोर्सेस क्या है बाईबैक का, बाईबैक कहां से कर रहे हैं आप, फ्रेश इशू से, सिक्योरिटी प्रीमियम, या प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ अदर क्लासेस से, इन सब से बाईबैक कर सकते हैं। सेक्शन 69 है ट्रांसफर टू सीआरआर। अगर बाईबैक आपने बेटा कहां से किया है तो उतना पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है ना। When buyback is made out of free reserve, buyback किया है free reserve से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, then an amount equal to nominal value of share brought back shall be transferred to CRR। कंपनी ने 2000 शेयर बाउट बैक किए हैं, 50 रुपए वाले शेयर्स, फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो आप ट्रांसफर कर दीजिए सीआरआर में 2000 इंटू 10, 20,000। जितना नॉमिनल वैल्यू है शेयर का उतना पैसा सीआरआर में ट्रांसफर होगा। आपने फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या किया, बाईबैक, तो जितना नॉमिनल वैल्यू है शेयर का उतना पैसा सीआरआर में ट्रांसफर कीजिए, उतना पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करें। उतना पैसा सीआरआर में ट्रांसफर करें। ठीक है बेटा।
जितना पैसा आपने फ्री रिजर्व से सिक्योरिटी प्रीमियम से खर्च किया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जितना है उतना पैसा कम से कम CRR में ट्रांसफर कर दीजिए। प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक सेक्शन 70। प्रोहिबिशन कब करेंगे बायबैक पे? नो बायबैक इज अलाउड थ्रू एनी सब्सिडियरी, अपनी सब्सिडियरी से, जो सब्सिडियरी कंपनी है उनसे बायबैक नहीं करना। जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, जो आपकी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, उनसे बायबैक मत कीजिएगा। No buyback is allowed if company has defaulted the payment of matured deposit, interest on it, डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन इट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टर्म लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन लास्ट 3 इयर्स में अगर आपने डिपॉजिट का, उसके इंटरेस्ट का, डिवेंचर का इंटरेस्ट का, लोन का पेमेंट नहीं किया है तो बाईबैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो आप उनको बोल रहे हैं कि आपको उनको देने के लिए पैसे नहीं है। जब उनको देने के लिए पैसे नहीं है तो बाईबैक के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो क्या कहा? नो बाईबैक इज अलाउड if company has defaulted the payment of mature deposit, interest on it, debenture, interest on debenture, redemption of preference share, term loan from bank and interest on it in last 3 years, लास्ट 3 इयर्स में अगर इनका डिफॉल्ट करके बैठे हैं तो बाईबैक नहीं कर सकते। नो बाईबैक इज अलाउड इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, अगर आपने सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न नहीं भरा है भैया, या सेक्शन 123 डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 127 30 दिन के अंदर डिक्लेरेशन के पेमेंट नहीं किया, सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, तो बाईबैक नहीं कर सकते हैं। बाईबैक इज अलाउड इमीडिएटली आफ्टर दिस सेक्शन डिफॉल्ट, आपने किया, आपसे हो गया डिफॉल्ट, उसको सुधार दीजिए, उसके बाद बाईबैक कर सकते। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बाईबैक, अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं बाईबैक के प्रोविजन को तो पनिशमेंट, कंपनी को मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, ऑफिसर्स को मिनिमम 1 लाख, 3 लाख का पेनल्टी लग सकता है। बाईबैक रूल, बाईबैक रूल, buyback is done through open offer, submit an offer letter to ROC in form SH8, अगर ऑफर ओपन ऑफर कर रहे हैं तो SH8 सबमिट कीजिए ROC को, with 20 days of offer letter being submitted, जब आपने ROC को सबमिट किया वहां से 20 दिन के अंदर सारे शेयर होल्डर को बताइए ऑफर पीरियड के बारे में कि भैया आपका मिनिमम 15 दिन का ऑफर पीरियड होगा, मैक्सिमम 30 दिन का होगा। ऑफर पीरियड कैन बी लेस देन 15 दिन से कम का भी हो सकता है अगर सारे मेंबर अग्री करें तो, सारे मेंबर अग्री करें तो। सेक्शन 71 डिवेंचर, सेक्शन 71 डिवेंचर, a company may issue convertible debenture which are either fully or partly convertible, provided that before issue of such convertible debenture company shall pass SR, अगर कंपनी SR इंजीम पास की हुई है तो कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर सकती है। नो कंपनी शैल इशू डिवेंचर कैरिंग वोटिंग राइट, भैया सुन लो, आप कोई भी कंपनी अब डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर को कभी भी वोटिंग राइट नहीं होगा। कोई भी कंपनी ऐसे डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है बेटा जहां डिवेंचर होल्डर को क्या दें हम, वोटिंग राइट। नो डिवेंचर, नो कंपनी शैल इशू डिवेंचर कैरिंग वोटिंग राइट, कोई भी कंपनी ऐसे डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है जिनमें वोटिंग राइट हो। कंपनी में इशू सिक्योर्ड डिवेंचर हैविंग टेन्योर मैक्सिमम 10 ईयर, सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर सकती है, मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा 10 साल। बट इन केस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट या फाइनेंस कंपनी आफ्टर अप्रूवल ऑफ MCA और गवर्नमेंट मैक्सिमम टेन्योर 3 साल का हो सकता है। सिक्योर्ड डिवेंचर 10 साल के लिए मैक्सिमम,
लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस कंपनी है, तो एमसीए या गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद आपका मैक्सिमम टेन्योर 30 साल हो सकता है। असेट ऑफ कैश मस्ट बी केप्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रखना होगा असेट को। वैल्यू कितना होगा? मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जितने का डिवेंचर इशू किए और उस पर इतना इंटरेस्ट, उतना का सिक्योरिटी इशू करना होगा। क्रिएशन ऑफ डीआरआर, हम क्या यहाँ पे क्रिएट करते हैं? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। It is created for the purpose of redemption of debenture only by the company prescribed in this rule. DRR redemption of debenture के लिए होगा, कौन सी कंपनी है जो प्रेस्क्राइब है? DRR is created out of, DRR कहां से क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है वहां से DRR, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। अमाउंट जो आप जमा कर रहे हैं क्रेडिटेड इन DRR कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। DRR का कोई और यूज ही नहीं है एक्सेप्ट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बेटा अनलिस्टेड कंपनी जो है वो DRR कितना में बनाएगी? अनलिस्टेड है तो 10% ऑफ डिवेंचर अमाउंट और DRI 15% ऑफ डिवेंचर अमाउंट, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो DRI 15%। सेम ही है, अनलिस्टेड को DRR 10% ऑफ डिवेंचर अमाउंट और DRI 15% ऑफ डिवेंचर अमाउंट, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो DRI 15% ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, डिवेंचर अमाउंट। डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा, ट्रस्ट डीड बनेगा। ट्रस्ट डीड बनता है SH12 में, डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड, बाय बोर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर के रिकमेंडेशन पे बोर्ड अपॉइंट करेगा डिवेंचर ट्रस्टी। मैंडेटरी है, और पब्लिक को अगर ऑफर कर रहे हैं आप या मेंबर्स एक्सीडिंग 500 तो भैया आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन कौन नहीं हो सकता बेटा डिवेंचर ट्रस्टी? जो कंपनी में कैश, जो कंपनी में या उसके एसोसिएट में या सब्सिडियरी में या होल्डिंग में पकड़ प्रोमोटर है, KMP है, डायरेक्टर है या ऑफिसर है, जो इस कंपनी में, इस कंपनी के एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी में प्रोमोटर, KMP, डायरेक्टर या ऑफिसर है, वो डिवेंचर ट्रस्टी नहीं हो सकता। पहला डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरा इनके रिलेटिव ऑफ PKDO भी नहीं हो सकते। तीसरा अगर आपने कैश से लोन लिया है तो भी नहीं हो सकते आप डिवेंचर ट्रस्टी। गारंटी दी है तो भी नहीं हो सकते। बेनिफिशियल ओनर है तो भी नहीं हो सकते। अगर आपका कोई पिक्यूनरी मॉनेटरी रिलेशनशिप है बेटा कंपनी के साथ, करेंट ईयर या इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या 2% टोटल इनकम विच एवरेज लोअर, इतना का मॉनेटरी रिलेशन है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक बार डिस्क्वालिफिकेशन देखिए तो बेटा इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं हो सकता डिवेंचर ट्रस्टी। नाम याद कीजिए, पहला कौन कौन नहीं हो सकता डिवेंचर ट्रस्टी, नाम याद कीजिए कौन नहीं हो सकता डिवेंचर ट्रस्टी। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन कौन नहीं हो सकता डिवेंचर ट्रस्टी।
क्या डिस्क्वालिफाई, कौन कौन नहीं हो सकता डिवेंचर ट्रस्टी? तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है अगर आप कंपनी में उसके एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग में प्रोमोटर, केएमपी, डायरेक्टर या ऑफिसर है तो डिस्क्वालीफाई, इनके रिलेटिव डिस्क्वालीफाई, लोन लिया है तो डिस्क्वालीफाई, गारंटी दिया है तो डिस्क्वालीफाई, बेनिफिशियल ऑनर है तो डिस्क्वालीफाई, पैसे का रिलेशनशिप है करेंट ईयर या पिछले 2 साल में 50 लाख या 2% ऑफ टोटल इनकम विचएवर इज लोअर तो डिस्क्वालीफाई। रिमूवल, डिवेंचर होल्डर हटा भी सकते हैं अगर उनके पास 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिवेंचर है तो उनके कहने पे मतलब वो रिमूव भी कर सकते हैं। कैजुअल वैकेंसी हो गई तो बोर्ड भर देगा, लेकिन एनी अदर रीजन से हुआ है तो बोर्ड प्लस डिवेंचर होल्डर इन मेजॉरिटी जो है फील्ड बोर्ड भरता है, अगर एनी अदर रीजन से है तो बोर्ड प्लस डिवेंचर होल्डर इन रेजिग्नेशन के केस में बोर्ड प्लस डिवेंचर होल्डर इन मेजॉरिटी वो अपॉइंट करेंगे। रोल क्या है बेटा डिवेंचर ट्रस्टी का काम क्या है? इंश्योर करते हैं कि जो ट्रस्ट डीड बनाए हैं वो प्रीजुडिशियल नहीं है, इंश्योर करते हैं कि जो असेट है वो सफिशिएंट है टू रिडीम डिवेंचर, असेट इनसफिशिएंट है तो ये अपील फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी में, कॉल फॉर पीरियोडिकल स्टेटस, कंपनी से पीरियोडिकल स्टेटस मांग सकते हैं, इन केस ऑफ ब्रीच बाय कंपनी विल टेक एक्शन और इन्फॉर्म करेंगे डिवेंचर होल्डर को, मीटिंग बुला सकते हैं, अपॉइंट करेंगे नॉमिनी डायरेक्टर इन बोर्ड इफ कंपनी हैज कमिटेड डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी नहीं किया तो नॉमिनी का भी अपॉइंटमेंट करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर का बोर्ड में। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ट्रस्टी, अगर ट्रस्टी डिफॉल्ट करे तो डिवेंचर ट्रस्टी लायबल होगा, एनी कंडीशन विच सेव डिवेंचर ट्रस्टी फ्रॉम पेनल्टी इज वॉइड एक्सेप्ट डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 3/4 ऑफ डिवेंचर इन वैल्यू अग्री करें तो आप लायबल नहीं बनाएंगे, नहीं तो भैया लायबिलिटी अराइज होगी। इफ देयर इज अ फियर ऑफ डिफॉल्ट का, अगर उनको लग रहा है कि भैया ये तो डिफॉल्ट करने जा रही है कंपनी, तो ऑन द ड्यू डेट डिवेंचर ट्रस्टी कैन गो टू एनसीएलटी, बट इफ डिफॉल्टेड occurred on due date debenture holder and debenture trustee both can go to NCLT। डिफॉल्ट हो गया था तो दोनों जा सकते हैं, नहीं हुआ तो डिवेंचर ट्रस्टी जा सकता है। सेक्शन 66 है, सेक्शन 66 है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, आर्टिकल को ऑथराइज करना होगा रिडक्शन, कंपनी कैन नॉट रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल इफ इट हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट, अगर आपने डिपॉजिट का रीपेमेंट करने में या उसके इंटरेस्ट के रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है तो आप रिडक्शन नहीं कर सकते हैं शेयर कैपिटल का। काइंड रिडक्शन मतलब कैंसिलेशन ऑफ अनपेड अमाउंट, रिफंड ऑफ एक्सेस कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल। ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, कंपनी को नोटिस देना होता है, सीजी को, आरओसी को, क्रेडिटर को और सेबी को, अगर रिडक्शन कर रहा है तो सीजी को, आरओसी को, क्रेडिटर को, सेबी को। कैन रेज ऑब्जेक्शन विद इन 3 months, इफ नो ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड इट शैल बी डीम्ड टू अप्रूवल। इन लोगों को एप्लीकेशन दी, अप्रूवल मांग रहे हैं, 3 महीने के अंदर ये दे देंगे अप्रूवल, नहीं दिए 3 महीने के ऑब्जेक्शन 3 महीने के अंदर करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 3 महीने बीत गया तो डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे कि इनका अप्रूवल है, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो सकता है। कंपनी कैन मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, एनसीएलटी प्रोवाइड करता है अप्रूवल,
इफ कंपनी हैज डन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IAS के अनुसार किए हैं, ऑडिटर प्रोवाइड सर्टिफिकेट डेट कंपनी ने कंप्लाई किया है प्रोविजन, और इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर अगर सिक्योर्ड है, अगर ये चीजें हुई हैं तो एनसीएलटी अप्रूव कर देता है। अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी को आपको पब्लिश करना है इन द मैनर डायरेक्टेड। अप्रूवल, एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया तो आप फाइल कीजिए आरओसी को 30 दिन के अंदर अप्रूवल। ROC will register the reduction and issue certificate of reduction which is conclusive evidence, और वर्ड लिख के देगी and reduced, और ये वर्ड and reduce have to be added, आपको कंपनी के नाम के बाद 5 साल तक and reduce वर्ड यूज करना है। फॉर्म नंबर RAC 1 to RAC 7 होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। सेक्शन 67 रेस्ट्रिक्शन है ऑन गिविंग लोन फॉर परचेजिंग शेयर। अपनी ही कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए हम किसी को लोन थोड़ी ही देंगे। नो कंपनी शैल गिव लोन इन एडवांसेस और प्रोवाइड गारंटी और सिक्योरिटी इन रिलेशन टू लोन टू एनी पर्सन परचेजिंग द शेयर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। हम अपनी कंपनी या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए किसी को लोन नहीं देंगे, गारंटी सिक्योरिटी नहीं देंगे। रीजन टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन, नहीं तो शेयर प्राइस में मैनिपुलेशन शुरू कर देंगे ना बेटा। हम बोलेंगे नहीं इतने में नहीं, इतने में लेंगे, पैसे तो हम ही दे रहे हैं। एक्सेप्ट निधि कंपनी में, बैंकिंग कंपनी दे रहा है ऑर्डिनरी कोर्स में, एम्प्लॉइज को दे रहे हैं 6 मंथ की सैलरी, तो दे सकते हैं। बाई पासिंग SRNGM गिवन टू ट्रस्टी, ट्रस्टी को भी दे सकते हैं SRNGM पास से। इन लोगों को दे सकते हैं, जनरली नहीं देते, लेकिन हम किसको किसको दे सकते हैं। निधि कंपनी अपने मेंबर को दे सकती है, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स में अपने दे सकती है एम्प्लॉय वगैरह को। 6 महीने की सैलरी आप दे सकते हैं, लेकिन KMP डायरेक्टर को नहीं, एम्प्लॉय को SR पास करके ट्रस्टी को दे सकते हैं SR पास करके। ये था आपका पूरा शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर चैप्टर खत्म हुआ। अब कल की क्लास में हम इनकॉर्पोरेशन शुरू करेंगे, और हमारे कंपनीज एक्ट का लास्ट चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद हम अदर लॉ में हैं। चलिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए क्लासेस देख रहे हैं तो सिर्फ 299 में टॉपर्स के ऐप से ये पूरी क्लास लॉ की ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।